स्वागत है साथियों आप सभी का। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं जल्द ही वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा जो आरएस के क्रैश कोर्स जैसा ही होगा और सिलेक्टेड टॉपिक के। तो सबसे पहला वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो है करंट अफेयर्स से संबंधित। अब बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, मार्केट में इतने वीडियो हैं जिसकी कोई अंत नहीं है, पर ये वीडियो उनसे बहुत ही अलग है। इसमें कोई रोज़ाना घंटे की क्लास और 30 दिन तक 30 घंटे की क्लास से नहीं होगी। मोटा मोटा जो पूरा कंटेंट मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ, पूरा आरएस प्री के लिए जितना करंट चाहिए, मैंने एक अनुमान लगाया है कि 5 घंटे 15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कितना करना है और अप्रोक्सीमेट उससे कॉस्ट बेनिफिट कितना है, मतलब आपने जितना टाइम लगाया उसका कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, उसका मैं एक आपको मोटा मोटा आइडिया बताता हूँ। अब मैंने 600 मिनट क्यों लिखी है, मैं 5 घंटा बोल रहा हूँ, 600 मिनट क्यों लिखी है, मतलब 10 घंटे क्यों लिखे हैं, इसका भी मैं आपको आगे समझाता हूँ गणित। देखो मैथ्स सिंपल सी मैंने कैलकुलेशन की है कि किसी भी मंथ के करंट अफेयर्स को अगर अपने देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करने में 15 मिनट, मतलब अगर मोटा मोटा कंटेंट अंतर्राष्ट्रीय डिटेल की बात करें, राष्ट्र की जो घटना है देश की वो 15 मिनट, राज्य की घटनाएं 15 मिनट, योजना और पोर्टल, हर महीने कुछ ना कुछ 2-3 योजना और 2-3 पोर्टल लॉन्च होते हैं, उनके बारे में डिटेल देखें तो 10 मिनट। खेल के बारे में 2-3 खेल होते हैं जिसमें 1-2 व्यक्ति को पुरस्कार जीतता है या कोई बड़ा इवेंट में भाग लेता है तो 10 मिनट। और पुरस्कार अगेन कोई बहुत ही बड़ा पुरस्कार आ गया, नोबल बुकर वगैरह, तो 5 मिनट 2-3 डिटेल उसमें होती है हर महीने में लगभग। तो इस अगर कंटेंट अगर महीने में देखें तो 70 मिनट एक महीने के कंटेंट को लगेगी लेक्चर बनाने में मुझे। ठीक है, ये एक महीने का खेल है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अपने करंट कितने महीने के करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले अपने 4 महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तो 4 महीने पूरे हो गए। फिर अपने को पता नहीं है कि पेपर कब बनेगा, तो अपने 15 जनवरी तक करंट मान लेते हैं, तो 15 दिन वो मान लो। तो अगर 70 के हिसाब से अगर आप एक कैलकुलेशन बिठाओगे, जैसे सिंपल सी कैलकुलेशन है, 70 इंटू 4 मतलब 280 मिनट में कंटेंट अपना पूरा होगा उन 4 महीनों का, और लगभग 35 मिनट में कंटेंट पूरा होगा इन 15 दिनों का। तो कुल मिला के 315 मिनट होगी, मतलब 5 घंटे 15 मिनट होगी। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे कि अगस्त का, जुलाई का, जून का, मई का, उनका करंट का क्या करें, जो 2023 की 2024 की जो ये महीने साल है, तो इन महीनों का क्या करें। देखो इन महीनों का जैसे 5 घंटे 15 मिनट लगेंगे, तो मुझे लगता है कि 5 घंटे अगर अपने और देंगे तो अपने ये मान के चलो, जैसे मार्च के बाद अप्रैल है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें जितना करंट पुराना होता जाता है उतना ही कम इंपॉर्टेंट होता जाता है। उसमें से जैसे मार्च का महीना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, पर इस बार वो बजट लेट आया है, तो जुलाई वाला जो अगस्त की क्रोनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बजट जुलाई में पैसे हुआ था, उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी आप मान के चलो 5 घंटे में कंटेंट वो कंप्लीट हो जाएगा, तो कुल मिला के 10 घंटे में अपनी पूरी करंट कंप्लीट हो जाएगी। क्या ये 10 घंटे की वीडियो देखने से आपके सारा कल्याण हो जाएगा? नहीं, कल्याण नहीं होगा। कल्याण कैसे नहीं होगा? कल्याण के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो कल्याण के लिए भी एक कैलकुलेशन मैंने की है, वो कैलकुलेशन आप देखना। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप में से मोटे मोटे 5 प्रकार के कैंडिडेट होंगे, ये 4 प्रकार के। दूसरे, देखो कोई ना कोई स्टैटिक बुकलेट आपको फॉलो करनी है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट की फॉलो कर लो, बहुत सारी मार्केट में कर्नोलॉजी है, कर्नोलॉजी फॉलो कर लो, मूमल फॉलो कर लो, वो आपके। पर इन वीडियो का उद्देश्य क्या है जो मैं बना रहा हूँ, भाई आप कहोगे तो अगर यही फॉलो करना है तो हम ये क्यों। देखो इन कंटेंट में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट होता है, और जो नया व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा आउटसाइड से आजकल आने लग गया है। जैसे एक मैगजीन है तो थोड़ा से 2-3 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउटसाइड आ जाते हैं, या उन कर्नल जो कंटेंट है उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो छांट नहीं पाते, इसमें क्या है, मूमल में क्या है, कुछ मूमल कर्नोलॉजी से जो बाहर मार्केट में जो चीज़ें हैं उनमें जो कंटेंट है वो थोड़ा सा। तो कुल मिला के इन वीडियो में वो सारी चीज़ें मिलेगी और वो शॉर्ट में मिलेगी, है इन्हीं में से कर्नोलॉजी है, मूमल है, जो यूपीएससी के लिए मैगजीन्स आती है उसमें कुछ, अगर प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स आते हैं बहुत सारे, उनमें से कुछ कंटेंट है जो मैं आपको 70 मिनट में पढ़ाने की ट्राई करूँगा, ताकि आप एक पूरी तैयारी हो जाए। और मेन फैक्ट्स अगेन मैंने जैसे बताया, एफिशिएंसी बढ़ाना अपना टारगेट है। ठीक है, इनके साथ साथ अपने 4-5 मैगजीन्स के जो कंपाइलेशन है उनमें से कंटेंट निकाल के पढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर आप सपोज करो आपको एक ही पढ़ना है, मैं आपके लिए जो कंटेंट बना रहा हूँ वो उसमें मैं सभी इंक्लूड कर दूंगा, आपको कोई भी एक मैगजीन उठा लेनी है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आप कर्नोलॉजी जैसे आपने उठा ली, तो कर्नोलॉजी 4 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति हो सकता है जो कर्नोलॉजी को मान के चलो 3 घंटे में पढ़ता हो। ठीक है, क्या ऐसे लोग भी होते हैं? हाँ, वो 3 घंटे बहुत होते हैं। जैसे मेरा खुद को बताता हूँ,
मैं जो क्रोनोलॉजी है उसको 2-3 घंटे में ही पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे क्रोनोलॉजी 8 क्रोनोलॉजी आप पढ़ते हो तो कुल मिला के 24 घंटे आपको लग गए। मतलब एक व्यक्ति जो क्रोनोलॉजी को 3 घंटे में पढ़ता है तो 8 क्रोनोलॉजी अगर एग्जाम से पहले की पढ़ता है तो 24 घंटे लग गए। उसको दोबारा रिवाइज करेगा तो 12 घंटे लगे। मतलब ये मेरा हमेशा से कैलकुलेशन रहा है कि दोबारा रिवाइज करने में 50% टाइम लगता है, ठीक है। तो दोबारा रिवाइज 12 घंटे, और जब तीसरी बार रिवाइज करेगा तो उसका 50% 6 घंटे, और फोर्थ बार जब रिवाइज करेगा तो उसका 50% 3 घंटे। कुल मिला के इस व्यक्ति को 45 घंटे लगेंगे उस 8 महीने की क्रोनोलॉजी को कंप्लीट करने में। ओके, हो सकता है एक व्यक्ति जो मीडियम टाइप का हो, जो 5 घंटे लेता हो, तो उस व्यक्ति को सेम कैलकुलेशन से अगर देखेगा तो 75 घंटे लगेंगे उसको 8 महीने की क्रोनोलॉजी कंप्लीट करने में। इसी तरीके से हो सकता है एक व्यक्ति उससे भी थोड़ा धीमा धीमा पढ़ता हो और वो 6 घंटे लगाता हो क्रोनोलॉजी पढ़ने में, ठीक है। 8 क्रोनोलॉजी है तो कुल मिला के 48 घंटे फर्स्ट बार में, दूसरी बार में वो पढ़ेगा तो 24 घंटे, तीसरी बार में पढ़ेगा तो 12 घंटे, और चौथी बार में 6 घंटे, कुल मिला के 90 घंटे। ओके, ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। तो ये जो आगे 5 लिखे हैं वो क्या है, ये जो 5 मैंने लिखे हैं ये वो वीडियो के घंटे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने आपको कहा कि अगर आप इतना टाइम पढ़ते हो तो कुल मिला के 5 घंटे, अगर 5 और भी जोड़ लो तो 50, 65, 80 और 95, कुल मिला के 100 घंटे में कोई भी व्यक्ति, धीमा सा धीमा व्यक्ति 100 घंटे में, और तेज से तेज व्यक्ति 55 घंटे में पूरा करंट कर सकता है। अपने एक मीडियम बंदे की बात कर लेते हैं जो ठीक ठाक टाइम लेता है, मतलब 80 घंटे जो टाइम लेता है। 80 घंटे का मतलब ठीक ठाक है, तो देखो ठीक ठाक कैंडिडेट है तो ठीक ठाक पढ़ना भी पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ वो व्यक्ति जो डेली है वो 8 घंटे ही पढ़ता है। 8 घंटे पढ़ता है तो 80 घंटे के लिए उसे कितना टाइम चाहिए, 10 दिन। 10 दिन में उसके मान के चलते हैं, अपने ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते कि 20 क्वेश्चन आते हैं करंट से, 25 आते हैं, अपने मान के चलते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 दिन में वो 15 क्वेश्चन तैयार कर रहा है, तो कुल मिला के रोजाना वो 1.5 क्वेश्चन तैयार कर रहा है। मतलब 2 दिन में वो 3 क्वेश्चन तैयार कर रहा है। क्या अपने पास में 2 दिन में 3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो, मतलब इस टाइम में आप देखोगे ना, अगर अपने जो मैंने 10 दिन कैलकुलेट किए, इन 10 दिन में आपके 4 बार का रिवीजन भी शामिल है, जो मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन बताई। इन समेत टोटल आपके 10 दिन में सारी करंट हो जाएगी। 4 बार रिवीजन से ही 10 दिन लगेंगे। तो 10 दिन में आपके क्वेश्चन तैयार हुए, मान के चलो 15। मैं नहीं कह रहा कि 20 क्वेश्चन आएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ 15 ही क्वेश्चन आएंगे करंट से। तो रोजाना 1.5 क्वेश्चन तैयार, मतलब 2 दिन में आपके 3 क्वेश्चन तैयार हुए। तो अपने पास दिन कितने हैं, दिन अपने पास आज जैसे 14 अक्टूबर है तो 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जनवरी, 90 तो ये हो गए। उसके बाद में 10 दिन और जोड़ दो, 100 दिन से प्लस ही हैं। कुल मिला के अगर एक व्यक्ति रोजाना 1.5 क्वेश्चन तैयार करता है और 4 बार रिवीजन सहित, मतलब कोई ऐसा कंटेंट तैयार कर रहा है जिससे रिवीजन सहित उसके 1.5 क्वेश्चन रोजाना अगर तैयार हो रहा है और 4 बार रिवीजन इसमें शामिल है, तो क्या वो अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है। पूरे 150 क्वेश्चन उसके तैयार हो जाते हैं और हर कंटेंट को 4 बार रिवाइज कर लेता है। और जैसे आपको पता है कि अपने 150 करनी नहीं है, अपने को तो करके आने 75, 80 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें भी अपने को अगर करंट की एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। कुल मिला के ये कैलकुलेशन आप समझ गए। अब अपनी बात करते हैं करंट अफेयर्स की, वो भी इंडिया वाले की। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये ऐप मैंने नया यूज़ शुरू किया तो थोड़ी सी दिक्कत इस ऐप में हो सकती है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं राष्ट्र जो नेशनल का करंट है, और ये है सितंबर 2024 का। आप इसमें आपको जो काम की बात है उतना याद रखना। पूरी मैं आप डिटेल फोटो लगाऊं और वो सब उसको टाइप करूं तो मुझे लगता है टाइप करने में समय भी ज़्यादा लगेगा और फालतू बात भी। आप किसी की फ़ोटो देखो मेमोरी में, उससे अच्छा सीधे डायरेक्ट आप नाम याद रखो जो काम हो रहा है, ठीक है। जितनी कम चीज़ें आप शॉर्ट लिस्ट करके याद रख सकते हो उतनी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करते हैं विधि आयोग की कि क्या है विधि आयोग। देखो, एक विधि आयोग लोक कमीशन होता है जो राष्ट्रपति जिसका गठन करता है। अपने को तो इतना याद रखना है कि 23वें विधि आयोग का गठन हो चुका है 2 सितंबर 2024। क्या डेट याद रखना जरूरी है? हाँ, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको तारीख याद रखनी कि 2 सितंबर 2023 को विधि आयोग लोक कमीशन का गठन हो चुका है, जिसका गठन करता है राष्ट्रपति। बस फर्स्ट फैक्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है मोहना सिंह, आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। एक फाइटर पायलट है, ठीक है, और ये तेजस विमान उड़ाने वाली पहली महिला बन चुकी है। बस इतनी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एयर मार्शल अमरप्रीत जो सर हैं वो वायुसेना के नए प्रमुख हैं और कौन से नंबर के? 28वें। क्या 28वें याद रखना? हाँ याद रखना। क्या पता वो पूछ ले कि एयर मार्शल अमरप्रीत सर है जो नए वायुसेना प्रमुख है वो कौन से नंबर के वायुसेना प्रमुख है? तो 28वें नंबर के। इतनी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है। क्या होता है ग्लोबल इनोवेशन? वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार होता है कि कोई देश में नवाचार कितने हो, नई नई चीज़ें कितनी बन रही है, नवाचार उसमें इनोवेशन कितना हो रहा है। उस सूचकांक में भारत का स्थान 39वां आया है, मतलब 39 नंबर का स्थान इसमें
भारत का क्या आपको याद रखना है, बस ओनली 39 याद रखना है। 2024 वाले सूचकांक में 39 है, पिछले साल 40 था, इस बार 39 हो गया। नेक्स्ट एक जो देखो एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी किया है। जब भी मैं कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात सुनो ना कि क्या होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या होता है ये, आपको सिंपल याद रखना है, एक वेबसाइट बनाइए, मतलब एक आप सिंपल वेबसाइट याद रखो, एक वेबसाइट बनाइए भास्कर। इसका फुल फॉर्म देखोगे तो भारत, मतलब BHA है ना, इसका मतलब है भारत। SSA स्टार्टअप, के जो आप देख रहे हो उस जो ये के हैं ये, इस के का मतलब नॉलेज, ए का मतलब है एक्सिस और आर का मतलब रजिस्ट्री। कुल मिला के भारतीय स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री बनाई है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप से संबंधित है। बनाया किसने? DPIIT। इसका नाम आपको याद रखना है, आपको आगे भी काम आएगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। आंतरिक व्यापार के लिए एक भारत सरकार के मंत्रालय है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग और इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की संस्था है, जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म कुल मिला के एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है भारत भास्कर। आपको पूछे भास्कर क्या है, तो भास्कर एक स्टार्टअप को बढ़ावा, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, बस। नेक्स्ट जो काम की बात है सेमीकॉन इंडिया। देखो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सब्सटेंस है आज की दुनिया का, क्योंकि उससे चिप बनती है और चिप ही आजकल आप देख रहे हो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हो उसमें सब में चिपें आती है। तो सेमीकॉन इंडिया जो है सिलिकॉन चिप उत्पादक बनाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जिसको ग्रेटर नोएडा, आपको पता है नोएडा में सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी ने की। आपको इतनी बात याद रखनी है, ये सिलिकॉन चिप उत्पादक देश बनाने के लिए तो भारत को सिलिकॉन उत्पादक का जो है उसमें हब बनाएंगे, ये इसका टारगेट है। नेक्स्ट है जो अपने को काम की बात याद रखने की, अंडमान निकोबार जो राजधानी है जिसको अपने पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं, उसका नाम चेंज हुआ है और इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। श्री विजयपुरम, श्री और लगा लेना इसका कि श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। अब नाम क्यों किया? आपने अगर थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आज़ाद हिंद फौज ने सबसे पहले इसी एरिया में आके जीत वगैरह हासिल की थी, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में है, तो इसी वजह से इसका नाम श्री विजयपुरम याद आप याद ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे नहीं, रीजन भी यही है, तो आप श्री विजयपुरम याद रखो। आगे चलते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक एक जारी हुआ है, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन FSSAI। आपको तो बस इतना याद रखना है, पूरा फॉर्म याद रहे तो, फुल फॉर्म याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। इस एक संस्था है। अगर आप कभी मिठाई की दुकान पे गए होंगे, कोई भी अगर आप देंगे तो एक सर्टिफिकेट वो मिठाई की दुकान पे साइड में लगा हुआ जिस पे ये लिखा हुआ है FSSAI, ऐसी संस्था द्वारा प्रमाणित है सर। वो संस्था है, वो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करती है। ये 2024 की जो सूचकांक है उसमें केरल को प्रथम स्थान दिया है। खाद्य सुरक्षा के सूचकांक वगैरह क्या होता है? आप खाद्य सुरक्षा सबसे फूड से जो है उससे रिलेटेड, फूड कितना अच्छा है। अब अपने नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। अब उसमें प्रतीक चिन्ह में क्या ध्यान रखना है? देखो प्रतीक चिन्ह में दो ही बात ध्यान रखनी है कि उसका ध्वज है ना वो नीला है। पहली बात तो इतनी काम की है कि उसका ध्वज कैसा है, जो प्रतीक चिन्ह में ध्वज है वो नीला है। दूसरी अपने को याद रखनी है कि उस पर एक वाक्य वो लिखा हुआ है, स्लोगन टाइप लिखा हुआ है, और वो स्लोगन क्या है? ये तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। बस इतना बात आपको याद रखनी है। अगर पूछ ले कि उसका वो वाक्य क्या लिखा है, ये तो धर्मस्तो विजय जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये जो नेक्स्ट वाला है, ठीक है, पर ऐसी फुल फॉर्म आ जाए। DRDO ने एक हल्का टैंक बनाया है जोरावर नाम का, उसका सफल परीक्षण किया है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि जोरावर क्या है, तो जोरावर एक हल्का टैंक है जो DRDO ने बनाया है। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जोरावर क्या है, एक टैंक है, ठीक है। दूसरी बात किसने बनाया? DRDO ने। बात खत्म। आगे कि देखो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लगभग 70,000 करोड़ से भी प्लस का एक प्रोजेक्ट, जब इतनी बड़ी अमाउंट का कोई प्रोजेक्ट होता है तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 70,000 करोड़ के लगभग प्लस का एक प्रोजेक्ट वाधवन बंदरगाह है, मतलब एक बंदरगाह बना रहे हैं वाधवन। आपको याद रखना वाधवन बंदरगाह महाराष्ट्र में आधारशिला रखी है श्री नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी, मतलब उनको बनाना स्टार्ट किया है। ये है कहाँ पे? बस इतना ही क्वेश्चन बनता है कि वाधवन क्या है, तो वाधवन में क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह बन रहा है और महाराष्ट्र में है। चलिए आगे चलते हैं। देखो आपको पता है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा दल बदल, मतलब दल बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर कोई एमएलए दल बदल के आधार पे अयोग्य घोषित होता है, दल बदल क्या होता है वो आप पॉलिटी में आराम से पढ़ लेना, इसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। दल बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित होता है तो उस एमएलए को पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब जो भी विधायक दल बदल के आधार पर अयोग्य होगा हिमाचल प्रदेश में उस विधायक को पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आतिशी, आपने ये तो सुना ही होगा। आतिशी मरलेना जो है दिल्ली की नई सीएम बनी है और महिला है। दूसरे अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, शिगेरू इशिबा। इशिबा याद रखो, अगर ज़्यादा याद नहीं, ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहते हैं कि जापान के साथ भारत के अच्छे रिलेशन है, क्वाड में भी जापान शामिल है, तो इनके प्रधानमंत्री का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इशिबा आपको याद रखना है। हाल ही में देखो परम रुद्र नाम के 3 सुपर कंप्यूटर विकसित किए हैं। परम रुद्र नाम के 3 सुपर कंप्यूटर विकसित किए हैं, उनको अलग अलग पुणे, कलकत्ता, शायद दिल्ली में 3 जगह लगाए हैं। तो आपको तो इतना याद रखें कि हाल ही में जो 3 सुपर कंप्यूटर विकसित किए हैं उनका नाम क्या है, परम रुद्र। बस इतना आपको ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें कोई काम की बात है, मतलब इतना नाम ही याद है बस, और कुछ काम की बात इसमें नहीं है। कहाँ कहाँ लगाया, दिल्ली, पुणे और कलकत्ता में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नैनोजाइम। देखो नैनोजाइम नाम से स्पष्ट है, नैनो और इंजाइम को शॉर्ट फॉर्म करके लिखा गया है। तो नैनोजाइम एक नैनो मटेरियल है, मतलब नैनो, आप पता है नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, ऐसा मटेरियल जिसका साइज नैनोमीटर में रेंज में 100 नैनोमीटर के बीच में। तो वो ऐसा नैनो मटेरियल है जो एंजाइम की तरह व्यवहार करेगा। मतलब एंजाइम क्या होते हैं वो आप साइंस में पढ़ना, एंजाइम क्या होते हैं आप मोटा मोटा मान के चलो। एंजाइम एक तरीके से शरीर में पाचन, बहुत सारे काम शरीर में करते हैं जो एंजाइम करवाते हैं। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि नैनोजाइम करके एक नैनो मटेरियल है जो एंजाइम की तरह व्यवहार करने वाला नैनो मटेरियल है। मतलब नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में एक सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है। प्रश्न यही बनता है कि सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है तो भारत ने किसके साथ में इस बात पे सहमति व्यक्त की कि चलो प्लांट लगाते हैं सेमीकंडक्टर है, तो भारत और अमेरिका ने। ठीक है, देखो भारत में वीनस जो है के लिए मिशन अप्रूव किया। मतलब भारत सरकार ने ये कहा है कि वीनस शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अपने एक मिशन भेजेंगे। ठीक है, और वो मिशन क्या है, लॉन्च कब होगा, मार्च 2028 में। बस आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा इसमें कोई काम की बात अगेन नहीं है। देखो वैसे तो नाम से स्पष्ट है कि डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, जिस जैकेट का नाम है अभेद। आपने हिंदी में 1 वर्ड में पढ़ा होगा अभेद, जिसको भेदा ना जा सके। ठीक है, वो जैकेट बनाई है जो किसने बनाई, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कैंसर मून सूट अभियान। अब देखो नाम से स्पष्ट है कि कैंसर मूनसूट, मतलब कैंसर जो रोग है उसके लिए कोई एक अभियान चलाया है। पर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैंसर मूनसूट अभियान चलाया किसने, तो क्वाड के देशों ने कैंसर मूनसूट अभियान लॉन्च किया है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। आप पूरी डिटेल पॉलिटी में पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही देखो ट्रिकी से क्वेश्चन है कि ऐक्या अभ्यास वो है। अब ऐक्या अभ्यास अपने को कई बार होता है कि आर्मी अभ्यास करती होगी, ऐक्या नहीं, आपदा प्रबंधन, नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, इसने और आर्मी ने मिलके, इंडियन आर्मी ने मिलके एक अभ्यास किया है जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। आपदा प्रबंधन से संबंधित मतलब आपदा आती है जब उसमें कैसे मैनेजमेंट करें, उससे जो ड्रिल है वो एक तरीके से किया है ऐक्या अभ्यास में। आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है बहुत ही शानदार सा ऐप लॉन्च एक तरीके से हुआ है, रागिनी मछली ऐप लॉन्च किया है। रागिनी मछली ऐप क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आप जो कहीं अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह में आजकल लगा के रखते हैं, कई बार जो म्यूजियम वगैरह में लगा एक्वेरियम होता है जिसमें मछलियाँ, छोटा सा बॉक्स होता है उसमें मछलियाँ घूम रही होती है पानी में, और वो लगा के रखते हैं। घरों में भी बहुत सारे लोग एक्वेरियम ला के रखते हैं जिसमें मछलियाँ अपने देखते हैं। वो वैसे एक्वेरियम अपने को खरीदने हो तो इस ऐप पे जाके अपने खरीद सकते हैं। दूसरी बात, अपने को जानकारी लेने को उस एक्वेरियम में कौन कौन सी मछलियाँ, किस किस कलर की कौन कौन सी मछलियाँ होती है, तो उनके बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए रागिनी मछली ऐप लॉन्च किया है। काम की बात यहाँ से समाप्त। साइक्लोन असना या आप ये साइक्लोन है। अब इसमें काम की बात क्या है, इससे तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा खतरनाक काम नहीं हुआ, बस इतना याद रखना है कि कच्छ की खाड़ी में है। कई बार प्रश्न ये पूछता है कि साइक्लोन असना है वो कच्छ की खाड़ी में आया है कि उधर आया है बंगाल की खाड़ी में, तो आपको इधर याद रखना है ये इधर साइड है, गुजरात वाली साइड में आया है। अब नेक्स्ट बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन अगर पूछ ले, विष्णु युद्ध अभ्यास, ये जो नॉर्मल अपनी स्टेट वाली मैगजीन्स है, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, यहाँ से यहाँ लगभग नैनोजाइम के बाद में
नैनोजाइम के बाद में जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल मैगजीन जो 2 3 4 5 मैगजीन आती है उनमें नहीं है। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान से रखना, क्योंकि विष्णु युद्ध अभ्यास अगर आपको पूछ ले विष्णु युद्ध अभ्यास, आप तो डायरेक्ट ही करके आओ कि ये तो भारतीय, अगर तुक्का भी लगाओ ना तो गलती लगा के आएगा। कोई भी आदमी तुक्का आर्मी से रिलेटेड ही लगा के आएगा, कोई वायुसेना का अभ्यास लगा के आएगा, तो तुक्का नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि विष्णु युद्ध अभ्यास है कि भारत की जूनोटिक बीमारियां हैं। आपके सिलेबस के साइंस के पोर्शन में जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है, ठीक है, जो पशु से फैलने वाली बीमारियां हैं उसे जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, उनकी तैयारी कैसी है भारत की, ये चीज़ नापने के लिए एक अभ्यास किया गया है, वो है विष्णु युद्ध अभ्यास। खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी आदमी सोचता है कि आर्मी से रिलेटेड कुछ होगा, तो विष्णु युद्ध अभ्यास कोई आदमी सोच के भी तुक्का नहीं लगा सकता कि जूनोटिक डिजीज़ मतलब जो पशुओं से फैलने वाली बीमारियां उनके संबंध में अपनी तैयारी कैसी है, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये अभ्यास है। अभ्यास किया किसने, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल भी इसमें एक शामिल है, ठीक है, एक संस्था है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, आपको तो बस इतनी याद है रखनी है। नेक्स्ट है कि भारतीय ग्रेफिन इंजीनियरिंग व इनोवेशन के अंदर, मतलब भारत ने ग्रेफिन, आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट, वो आपने पढ़ा होगा कार्बन के अपरूप, उसमें ग्रेफिन भी पढ़ा होगा। तो भारतीय ग्रेफिन इंजीनियरिंग मतलब ग्रेफिन में इंजीनियरिंग करके और उसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए एक केंद्र बनाया है, सेंटर बनाया है भारतीय ग्रेफिन इंजीनियरिंग व इनोवेशन केंद्र। वो सेंटर बनेगा केरल में। पहली बात तो ये काम की है। दूसरी बनाए ये केंद्र बना को रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको बना रहा है। तो ये थी लगभग सारी मैंने करंट कवरेज कंप्लीट कर दिया है जो नेशनल लेवल पे हुई है। अब जो अपने नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उस लेक्चर में अपने ट्राई करेंगे, देखो 15 मिनट लगी नहीं, मैंने 8 मिनट पे स्टार्ट किया, 13 मिनट में अपने राष्ट्रीय पूरा कर दिया सितंबर का, और कोई भी चीज़ इसमें जो है नहीं छोड़ी। तो अगर अपने इसी तरीके से राज्य योजना पोर्टल खेल पुरस्कार ये सब करेंगे 70 मिनट में तो आराम से हो जाएगा। आपका तो टारगेट क्या है कि आप इस लेक्चर को एक बार देखो, 2 बार देखो, प्लस में आप जो मैगजीन पढ़ रहे हो उसको मैंने जो ये आपको ये एक रणनीति बताई थी, आपको 4 बार उस मैगजीन को रिवाइज करना है। आप चाहे 6 घंटे में पढ़ने वाले हों तो भी 48 घंटे, कुल मिला के 90 घंटे में आपकी पूरी मैगजीन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। देखो करंट बहुत ही ईजी मार्क्स से नंबर लेना, ठीक है। अगर 15 क्वेश्चन में से अगर 10 भी सही होते हैं, ठीक है, तो आप मान के चलो काफ़ी एफिशिएंसी ठीक है। और बात मतलब कई लोग तो 12 तक कर देते हैं, मतलब 12 13 भी कर देते हैं कई लोग, पर आप मान के चलो बुरे से बुरे केस में 10 भी सही होते हैं, ठीक है। और उधर अगर इंडियन राष्ट्रीय इकोनॉमी सर्वे में भी अगर इतने 15 में से 10 होते हैं तो 30 में से 20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन 21 मान के चलो, 21 क्वेश्चन का मतलब होता है 7 या 21 28 नंबर, मतलब आप 30 नंबर तो यहीं आगे। अगर किसी की मैथ ठीक है 20 नंबर वहाँ से ले आया तो कुल मिला 50-60 के क्रॉस तो यहीं हो गया। अभी तो पॉलिटी बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक शेयर और वो जो भी कमेंट में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच ब्रो।